नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा प्रणाली की। क्या यह बदहाल है? यदि है तो जिम्मेदार कौन है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की सघन जांच के आदेश दिए हैं। प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में मान्यता और प्रवेश की जांच होगी। इसके लिए प्रत्येक जनपद में विशेष जांच टीम बनेगी। टीम में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग के लोग, इसके साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे। सभी कोर्सेज की सूची और स्वीकृति पत्र की जांच होगी। बिना मान्यता वाले कोर्स पर सख्त कार्रवाई होगी। 15 दिन में शासन को समेकित रिपोर्ट सौंपना अनिवार्य होगा। मंडलायुक्त भी जांच करेंगे और इस पर सीधी निगरानी रखेंगे। जांच के दौरान यदि किसी संस्थान में अवैधानिक प्रवेश या बिना मान्यता प्राप्त कोर्स संचालित किए पाए जाते हैं तो संस्थान पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। इसके अलावा छात्रों के पूरे शुल्क को ब्याज सहित लौटाना होगा। हाल में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें गैर मान्यता संचालित संस्थानों की जांच का अनुरोध किया गया था। आज हम शिक्षण संस्थानों में व्याप्त अव्यवस्थाओं पर नजर डालेंगे और समझेंगे कि क्यों सरकारें कॉलेजों के हालात दुरुस्त करने में नाकामयाब रही है। तो बात चूंकि शिक्षा की है, वैसे में उत्तर प्रदेश राज्य अपने आप में जो काफ़ी बड़ा है, वहाँ पर यदि शिक्षा की बदहाली है तो फिर क्या यह गंभीर मसला नहीं है? और यह भी क्या नई बात होगी कि इस बार सरकार की नज़र इस पर गई है? पहले की पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया, या जिस तरह की अमूलचूल परिवर्तन करने की अब बात की जा रही है, इसमें छात्रों का नफ़ा है या नुकसान? यह भी अपने आप में बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि बात चाहे एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम यानी सिलेबस के बदलाव की जाए, या फिर उत्तराखंड के मदरसों की, या फिर अब उत्तर प्रदेश के सघन जांच अभियान की, इन सब फैक्टर्स के बीच में एक कॉमन व्यवस्था को विकसित करना अपने आप में कितना मुश्किल या आसान होने वाला है, ये सारी चीज़ें आज हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो आखिर छात्रों के पूरे शुल्क को ब्याज सहित लौटाना होगा, ये बात सरकार के ध्यान में आई है, क्योंकि कमोवेश ऐसा देखा जाता था कि आमतौर पर छात्र किसी शिक्षण संस्थान में एडमिशन ले लेते थे, लेकिन क्या वह संस्थान मान्यता प्राप्त थी, कोई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थी, उसके कोर्सेस क्या डिफाइंड थे, ये सारी चीज़ों के पशुपेश में वो एडमिशन तो ले लेते थे, लेकिन बाद में पता चलता था कि उनसे बहुत बड़ी गलती या ब्लंडर हो गई और उसके बाद उनके पास कोई उपाय नहीं था। किसके पास कंप्लेंट करे, दिए गए पैसे कैसे वापस हो, ये सारी बड़ी चुनौतियाँ उनके सामने खड़ी रहती थी। लेकिन क्या अब इस नए आदेश से ये सारी चीज़ें परिवर्तित हो जाएंगी? ये भी एक सवाल है। चलिए अब बिना वक्त जाया करे सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता डॉक्टर अविरल मलिक साहब जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता डॉक्टर पूजा मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हमारे साथ बतौर शिक्षाविद डॉक्टर नीरज सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमान का सबसे पहले तो स्वागत है। बात राजनीति की, आरोप प्रत्यारोप की, ये सब बाद में करेंगे। सबसे पहले मौजूदा शिक्षा व्यवस्था या प्रणाली के ऊपर एक इंसाइट जरूर लेंगे। डॉक्टर नीरज साहब, शिक्षा को लेकर केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में चर्चा होती है। यह भी आरोप लगते जा रहे हैं कि जो नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार विगत 11 सालों से काम कर रही है, वह इसमें इस तरह से बदलाव कर रही है जो देश की अस्मिता या शिक्षा व्यवस्था के जो पूरे स्ट्रक्चर है उसको कहीं ना कहीं छेड़ रही है। बात भले ही अव्यवस्था कुव्यवस्था ही उत्तर प्रदेश की हो रही हो, लेकिन एक इंसाइट आप जरूर दीजिए, क्या अभी की शिक्षा व्यवस्था पहले से बेहतर है, दुरुस्त है, या अभी भी कसर बाकी है? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए। जैसा कि आपने अभी अपनी बातचीत में कहा कि शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है, यहाँ पर मैं एक बात बहुत महत्वपूर्ण तौर पे कहना चाहता हूँ कि शिक्षा एक ऐसा साधन बेसिकली है जिसके विषय में वाहवाही तो हर कोई लूटना चाहता है। मैं इधर पक्ष विपक्ष
प्रॉस कॉन्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये बेसिकली एक समाज की बात है। और लेकिन उसकी वाहवाही हर कोई लूटना चाहता है, लेकिन जब जिम्मेदारी की बात होती है तो हम हमेशा किसी ना किसी आयोग या किसी संस्था को ही सिर्फ जिम्मेदार मानते हैं, जबकि ये कलेक्टिव अप्रोच की बात है। आपने जैसा कि अपनी शुरुआत में कहा कि एक बहुत बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और सिर्फ एक उत्तर प्रदेश वानगी भर है कि किस तरीके की हमारी हायर एजुकेशन स्पेशली किस तरीके से काम कर रही है। तो आप इसको बिल्कुल इसी तरीके से समझ सकते हैं कि अगर नॉर्थ इंडिया में हायर एजुकेशन का स्तर बहुत ही बेहतर होता तो हमारे यहाँ का जो ब्रेन है वो कहीं किसी और पार्ट में ना जा रहा होता। फिर एक नई बहस शुरू होती है जिसमें मुंबई है या कर्नाटका है, जहां पर हमको और आपको लगातार ये बातें सुनने को मिल रही हैं। बेसिकली शिक्षा एक ऐसा साधन रहता है जहां पर हम अपनी जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है उसको हम एक बेहतर तरीके से काम करने पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकारें आती हैं, सरकारों के अपने एजेंडे रहते हैं, ठीक भी है, मैं इस पे बहुत ज्यादा नहीं कह रहा हूँ कि आप अगर कुछ अपने एजेंडे के तौर पे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो उसके ऊपर बहस नहीं करने चाहता हूँ मैं। लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप प्रोवाइड करेंगे ना। अगर किसी कॉलेज से अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ की मान्यता तो होनी चाहिए ना। अगर किसी प्राथमिक स्कूल में अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ पर एक आपके पास में ब्लैक बोर्ड तो होना चाहिए ना। वहां पर बच्चे पहुंच सके उसका एक रास्ता तो होना चाहिए ना। और ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की जब ये इस तरीके की बात है जहां पर एक बहुत बड़ी फीस ली जाती है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां टीचर्स नहीं है, वहां मान्यताएं नहीं है, तो आप सरकारी या फिर जो बहुत सुदूर स्थिति होंगे हमारे विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय हो या माध्यमिक विद्यालय हो या फिर जो बालिकाओं के लिए विद्यालय हैं, हम वहां पर कैसे खड़े होंगे। बहुत सारे आंकड़े हैं, आप NIRF की अभी रैंकिंग आई, आप देख सकते हैं उसमें हम कहाँ पर हैं। सिर्फ एक इंस्टीट्यूट है जो हमारा एक बेहतर कर रहा है, IIT कानपुर है, और जिसका आप श्रेय या तो केंद्र सरकार को दे दें या फिर अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक बात। लेकिन और हमें नहीं लगता है, सारी की सारी रैंकिंग्स गिरी हुई हैं। इवन दो जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसकी रैंकिंग गिरी हुई है, फार्मेसी में हमारी रैंकिंग गिर गई है, हमारे पास में जो मैनेजमेंट के जो टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी रैंकिंग गिर गई है। तो ऐसा क्या हो रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल डॉक्टर नीरज की ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक कह रहे हैं आप अविरल मलिक साहब। देखिए, चाहे बात केंद्र की हो या राज्य की, 8-9 साल से तो आप उत्तर प्रदेश में भी शासन में हैं। ये सघन जांच के आदेश, अव्यवस्थाओं पर लगाम लगाना, ये तो नॉर्मल रूटीन प्रक्रिया होनी चाहिए साहब। इसके लिए अलग से आदेश निकालने की जरूरत है क्या? शिक्षा व्यवस्था के तहत जो अधिकारी रिस्पॉन्सिबल है उनका ये डे टू डे काम नहीं है? आप इतने साल से इस पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं, अभी तक तो ये चीजें हो जानी चाहिए था ना मलिक साहब। 2047 के विकसित राष्ट्र की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं जब हमारा एजुकेशन ही कॉम्प्रोमाइज्ड हो? आपको नहीं लगता कम से कम इस विषय पर तो राजनीति नहीं ही होनी चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से इस मुद्दे पे राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक पर्टिकुलरली विषय है शिक्षा का, अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, मजबूत शिक्षा व्यवस्था हो और एक तरीके से शिक्षा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था, सिलेबस इस तरीके का हो कि उससे पूर्ण रूप से छात्रों को, विद्यार्थियों को लाभ मिले और उसके साथ साथ समाज में एक अच्छा मैसेज जाए पुस्तकों के माध्यम से भी। तो हर पहलू पर भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, हमारी अन्य प्रदेशों की सरकार हो, निश्चित रूप से इस विषय को संज्ञान में लेते हुए जो भी आवश्यक कदम होता है वो निश्चित रूप से उठाया जाता है। विभिन्न शिक्षाविदों से चर्चा की जाती है, समाज के अन्य लोगों से एक तरीके से इसमें चर्चा भी की जाती है और उसके साथ साथ छात्र विषय एक तरीके से शिक्षा व्यवस्था का। तो अगर शिक्षा व्यवस्था की बात कर ली जाए तो 60 साल केंद्र में किसकी सरकार रही? वही कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और एक तरीके से अल्टीमेटली गांधी परिवार के हाथ में पावर रही। विपक्ष की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर रही तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही और मोदी जी की सरकार रही। और वो एक अलग विषय, मोरारजी देसाई जी की सरकार बहुत पहले एक समय में 1977 में आई थी, तो वो एक तरीके से अगर उसमें कहा जाए बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आई थी। पर्टिकुलरली अगर बात कर ली जाए 2014 के बाद, 2014 के बाद का भारत नया भारत है, बदला हुआ भारत है, मजबूत भारत है, न्यू इंडिया है, सशक्त भारत है, तो उसमें शिक्षा का बहुत महत्व है और निश्चित रूप से शिक्षा प्रणाली सुदृढ़ हो, मजबूत हो, इसकी चिंता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को निरंतर रहती है। और उसी के तहत जिस तरीके से अनेकों फैसले लिए जाते हैं, चाहे वो नई शिक्षा नीति का फैसला हो,
उसको सही से इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट कराने का फैसला हो, या फिर अगर पर्टिकुलरली बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी अगर भर्तियों की बात कर ली जाए, जो रिक्त पद शिक्षा क्षेत्र में है, शिक्षा विभाग में है, तो निश्चित रूप से उन रिक्त पदों पर तैनाती हो, इसकी चिंता उत्तर प्रदेश सरकार ने निरंतर की। मलिक साहब, आप आपके हिसाब से 60 साल में जो काई लगी है उसको साफ करने के लिए कितना वक्त चाहिए सर, कितना टाइम लगता है मलिक साहब? आप ऑर्डर दीजिए, इन चीजों का संज्ञान लीजिए, बेसिक चेंजेस कीजिए, नियुक्ति कीजिए, इसमें कितना टाइम लगता है सर? 8, 9, 10, 11 साल अब भी वक्त नहीं। केंद्र में तो इतना समय हुआ, लेकिन 2017 तक किसकी यूपी में सरकार थी, हालांकि कल्याण सिंह जी की सरकार थी, तब बेहतर एक तरीके से कार्य हुआ और नकल माफिया के ऊपर नकेल कसने का काम कल्याण सिंह जी की सरकार के दौरान हुआ। इस चीज को विपक्ष के लोग भी एक्सेप्ट करेंगे। और उसके साथ साथ अगर बात कर जाए योगी जी के नेतृत्व की, आज उत्तर प्रदेश में नकल माफिया पे एक तरीके से मैं समझता हूँ कठोरतम कार्रवाई हुई, मुंहतोड़ जवाब दिया गया। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है अन्य शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का, घूसखोरी का, और नियुक्तियों में घूसखोरी का, नियुक्तियों में सिफारिश का, तो नियुक्तियों को अगर देख लिया जाए तो पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंसी के आधार पर होती है। कोई सिफारिश, कोई किसी प्रकार से घूसखोरी अथवा भ्रष्टाचार नियुक्तियों में उत्तर प्रदेश सरकार नहीं होता है। और अगर किसी मैं समझता हूँ किसी प्रकार से कोई भ्रष्टाचार सामने आता है तो कठोरतम कार्रवाई की जाती है, ये भी एक फैक्ट है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है कितना समय लगेगा काई को साफ करने के लिए, तो देखिए इस प्रकार से हम कोई समय मांग रहे हैं या पर्टिकुलरली कोई समय लगेगा, इस प्रकार से मैं समझता हूँ कतई नहीं है। डे वन से मैं समझता हूँ कि पूर्ण रूप से प्रयास किया गया केंद्र सरकार के द्वारा भी, राज्य सरकारों के द्वारा भी, कि शिक्षा व्यवस्था में तब्दीली आए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, पूर्ण रूप से छात्रों के हित में हो, और जो छात्र चाहते हैं वो एक प्रकार से फैसले लिए जाए जो न्यू एजुकेशन ठीक बात है, लेकिन नतीजा कितना उसका अनुकूल रहा, फेवरेबल, ये भी आपके सामने, अदरवाइज हम चर्चा ही नहीं कर रहे होते। डॉक्टर पूजा, आपने भी अपने दोनों ओपनिंग कमेंट आपके पहले के स्पीकर्स को आपने सुना, आप क्या कुछ समझ पाएंगे? क्योंकि जिस हिसाब से डॉक्टर नीरज ने कहा है, और वाकई दिस इज फैक्ट, कि अगर इतना बड़ा प्रदेश है, ब्रेन ड्रेन बाहर हो रहा है, कर्नाटक में लोग पढ़ने जा रहे हैं, आंध्रा, तेलंगाना, साउथ, चेन्नई, तमिलनाडु, सब जगह वहीं पे लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो ये तो हमारी शिक्षा व्यवस्था की हार है। इसे स्वीकार करने में क्यों गुरेज कर पाती हैं, चाहे सरकारें की कोई सी भी हो, किसी भी पार्टी की रही हो? और अब आपको लगता है कि ये सारी चीजें करके एक नई पद्धति गढ़ने की कोशिश की जा रही है, या ये भी बस केवल एक आई वॉश? कुणाल जी, आपको नमस्कार, और साथी श्रोताओं को भी नमस्कार। कुणाल जी, ये जो रायता फैलाया है ना सरकार, वो रायता को समेट रही है। कौन सा रायता? ये जिस जहाँ पे जो है इन्होंने अपने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर में लाठीचार्ज कर दिया, वहाँ पे बिना मान्यता के कह रही थी रिन्यूएबल होता है, बिना रिन्यूएबल के एडमिशन लेकर के डिग्रियां दिए जा रहे थे, और छात्र प्रोटेस्ट पे आ गए, तब इनको जानकारी हुई। आप सोचिए, तब जानकारी हुई, लाठीचार्ज भी किया गया छात्रों के ऊपर में, और तब तक इनको जानकारी नहीं थी इस पे एक्शन लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जब रायता फैल जाता है तो आते हैं, कैबिनेट मीटिंग बुलाते हैं, इनकी पुरानी आदत है। जैसे 69,000 भर्ती में जब रायता फैला था, तब इन्होंने जो है 69,000 भर्ती को लेकर के कहा 24 घंटे में शॉर्ट आउट कर देंगे, अभी तक शॉर्ट आउट हुआ क्या? उसी तरीके से ये अभी मामला देखने को मिल रहा है। इससे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज का जो रजिस्ट्रेशन था वो रिन्यू नहीं हो पाया था, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट आकर के बाहर वो मरीज देखना चाहिए, उनको अपनी इंटर्नशिप करनी चाहिए, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप सोचिए, और ये कह रहे शिक्षा प्रणाली पे वर्क कर रहे हैं। ऐसी कैसे आप शिक्षा प्रणाली पे वर्क कर रहे हैं कि यूजीसी के फंड में आपने 60% की कटौती कर दी है? आप शिक्षा प्रणाली पे वर्क कर रहे हैं। आपको पता भी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में रिसर्च स्कॉलर्स के स्टाइपेंड 3 महीने से रुके हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि हम जो है जब तक रिक्रूटमेंट के प्रोसेस चला रहे हैं तब तक हम आपके स्टाइपेंड नहीं देंगे। आपको जानकारी है कि मैक्सिमम रिसर्च स्कॉलर्स जो स्टेट यूनिवर्सिटीज वगैरह में कर रहे होते हैं वो केसेस लड़ रहे हैं, उनको स्टाइपेंड नहीं दिया जा रहा है। आप कह रहे हैं ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्रेन को सम्मान नहीं मिल रहा है, ब्रेन को जो फैसिलिटीज चाहिए वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही है। अगर हम एनईपी की ही बात कर लें तो एनईपी ही जो है अभी नेट की टीम आ रही थी लास्ट ईयर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में आई थी, तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के छात्रों को हम लोग की पूरी तैयारी की गई थी, तो हमें पता था कि हम कितना भी कर ले हमें जो है नेट ग्रेड B+ से ज्यादा नहीं मिलने वाला, क्योंकि एनईपी नहीं लागू था। एनईपी पे आपने मार्क्स रख दिए और यूनिवर्सिटी में एनईपी लागू हुए कि नहीं लागू, आपने एनईपी ला दिया, लागू है नहीं लागू उसका कोई मतलब नहीं है आपको, वो आंशिक रूप से लागू है। अभी आप बात कर रहे थे शिक्षक भर्ती को लेकर के कि जो यूनिवर्सिटीज में है, हम यूनिवर्सिटी से हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो अपन यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, हम IITs की बात करते हैं, IIMs की बात करते हैं। 100%
100% IITs, 100% IIMs में जो सीटें हैं प्रोफेसर्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो फैकल्टी की जो सीटें हैं, वो हम मिनिमम 25% वैकेंट है और मैक्सिमम 50% जो है वैकेंट है, वो वैकेंट ही रहती हैं। ऐसा नहीं कि उनके अगेंस्ट में रिक्रूटमेंट नहीं निकाले जाते हैं, ऐसा नहीं इंटरव्यूज नहीं बुलाए जाते हैं, रिक्रूटमेंट भी निकलते हैं, इंटरव्यूज भी बुलाए जाते हैं, पर एक अलग तरीके का पता नहीं क्या गलत अंदर वहां चल रहा है, वहां का एक अलग ही नेक्सस चालू है, जहाँ पे नॉन फाउंड सुटेबल करके आपको हटा दिया जाएगा। एक डिफरेंट नेक्सस चल रहा है, और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपी में ही है, ये पूरे देश में चल रहा है। अब क्योंकि हम लोग अभी इसका हिस्सा हो रखे हुए हैं, तो हमेशा कहीं अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे पहले कॉल करके पूछते हैं कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है, तो आपको पता नहीं चलेगा क्या क्या डार्क जो है सच्चाइयां निकल करके आती है। कई बार हम लोग इंटरव्यू के लिए नहीं जाते, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर हम जाएंगे वहाँ पे तो हमारा समय बर्बाद होगा, वहाँ पे जा करके इंटरव्यू भी देंगे एंड अल्टीमेटली वी नो द रिजल्ट, तो नहीं जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आप हाइड करना चाहते हैं। आपने वहां पे लाठीचार्ज कराया, लाठीचार्ज करा के कुणाल जी इतना बड़ा वो हो गया, इतना सामने निकल करके चलाया, उसको क्रोध से किया गया, तो पता चला कि नहीं है, वो रिन्यू नहीं हो चुका हुआ है। तब आप जाकर के कह रहे अब सारे कॉलेजेस का जो है जांच किया, यूजीसी तो टाइम टू टाइम करती रहती है। आपको पता होगा कि जो है 2024 में 335 जो है ऐसे स्टेट यूनिवर्सिटीज थी जिसको यूजीसी ने बैन किया। नहीं, ये बड़ी बात कही आपने बहुत सारे आंकड़े फिगर्स दिए, स्टैट्स भी दिए, और इस पर जवाब जरूर बनता है, और बार जवाब मलिक साहब आपसे जरूर लेंगे, क्योंकि जिस तरह की बातें डॉक्टर पूजा ने कही है वो क्या आपको गलत लग रही हैं? ये तो हकीकत है सर, इसे तो ना चाह करके भी मानना पड़ेगा। और फिर यह जो बात हो रही है विकसित भारत की, आपके पास इतना फंड है फिर भी स्टाइपेंड नहीं दे रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति उस पैमाने पर नहीं हो रही है, ये सारी चीजें ग्रांट्स में आपने कमी कर दी है, कैसे विकसित बनेगा सर भारत हमारा? जी देखिए, जहां तक विषय पूजा मिश्रा जी का, तो पूजा मिश्रा जी की बातों को, क्योंकि पूजा मिश्रा जी शिक्षाविद भी हैं, एज ए शिक्षाविद इनकी बातों को मैं कुछ बातों को एक्सेप्ट कर सकता हूं, लेकिन इनकी कुछ बातों को मैं समझ भी सकता हूं, लेकिन एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ समाजवादी पार्टी इनकी किसी भी बात को एक्सेप्ट किया जाना बहुत मुश्किल इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार थी, इनके हाथ में कलम थी। जो आज इनकी मांगे हैं, जो विपक्ष में बैठकर ये कह रहे हैं कि ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, ये सत्ता में थे और सत्ता से जनता इनको भगाती नहीं। अगर ये काम किए होते, ये फैक्ट है, इस चीज को ये भी मानेंगी, क्योंकि सत्ता से जनता ने तभी हटाया जब इन्होंने काम नहीं किया होगा। ऐसा तो है नहीं कि जनता की बहुत अच्छी सेवा कर रहे तो जनता ने इसलिए सत्ता से हटा दिया, ऐसा तो कभी होता नहीं है। अब देखिए, जहां तक विषय पर्टिकुलरली पूजा मिश्रा जी का, इनके सवालों का, देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार पूर्ण रूप से छात्रों के हित में, विद्यार्थियों के हित में, शिक्षकों के हित में, शिक्षिकाओं के हित में और पूर्ण रूप से स्कूलों के हित में, एजुकेशन सेक्टर के डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है। और उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार, योगी स्वयं उन चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं और पर्सनली योगी आदित्यनाथ जी महाराज पूर्ण रूप से शिक्षा के क्षेत्र में विकास और प्रगति कैसे हो उसकी एक कार से महत्वपूर्ण तरीके से चिंता कर रहे हैं। चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात हो या अन्य क्षेत्रों की बात हो, पूरे उत्तर प्रदेश की अगर पर्टिकुलरली बात कर ली जाए तो स्पष्ट रूप से आज ग्राउंड लेवल पे नजर आ रहा है। और सपा के राज में क्या था, सपा के राज में या विपक्ष के राज में ये स्पष्ट था, 2017 से पहले ये था कि प्राइमरी स्कूल में अगर किसी छात्र को, किसी विद्यार्थी को पढ़ने जाना, अपने साथ वो चटाई बोरा कुछ लेके जाया करता था और डाल के बिछा के वहां पढ़ लेता था। और ये स्कूल मर्ज तो उसी को सुधारने के लिए ना आ पाए मलिक साहब, उसके बाद भी हम वही पुराने दिन को याद करेंगे तो क्या फायदा होगा? वक्त का अभाव भी एक बार, हाँ जल्दी से 10 सेकंड में बात कंप्लीट कीजिए, फिर डॉक्टर नीरज साहब के पास हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं इसी चीज पे चर्चा कर रहा हूँ, किस हाल में उत्तर प्रदेश को छोड़ा था और हम किस हाल तक उत्तर प्रदेश को लेकर आए हैं। हमने विकास किया और उसके साथ साथ जहां तक विषय मर्ज का, ये तो सारा मर्ज कर देते थे। एक आध दो टीचर स्कूल में हुआ करता है प्राइमरी स्कूल में और सब मर्ज रहता था, सारे बच्चे सारे छात्र वही बैठ के पढ़ा करते थे। ठीक है, मैं समझता हूँ कि स्पष्ट रूप से सबको मालूम है, एक ही शिक्षक पढ़ाया करता था। ठीक, डॉक्टर नीरज साहब, किस हाल में छोड़ा गया था, किस हाल में आज आकर खड़ा है? ये इस पूरे हाल के ट्रांजिशन को देखकर क्या अब कहा जा सकता है कि बदहाली के उस आलम से शिक्षा व्यवस्था बाहर है या अब भी बदहाल है? हाल बताइए। हेलो कुणाल जी, बेसिकली बात ये है कि शिक्षा एक ऐसी पद्धति नहीं है जो
सिर्फ और सिर्फ कुछ बिल्डिंग्स के ही आधार पर रह सके। ये ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि हमने कोई IIT बनाया और कहीं पर फिर उसके बाद में हम उसको भूल गए। एजुकेशन रिफॉर्म इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, आपको हमेशा उसकी मॉनिटरिंग करनी है, उसके लिए लोग हैं। मैं सरकारों और पक्ष विपक्ष की बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि अगर आपने ये सोचा है कि हमने कोई मेडिकल कॉलेज शुरू किया है और एक बार बस हमको उसको सिर्फ हमें उसको बेड और बिल्डिंग बना के दे देंगे और उसकी तरफ हम झांक के नहीं देखेंगे तो वो हमेशा काम करता रहेगा, ऐसा संभव ही नहीं है। बहुत तेजी से पूरी दुनिया बदल रही है। अगर हम अपने आप को सच में विश्व गुरु और ग्लोबल पावर की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें बहुत चेंज करना पड़ेगा। मैं यूपी की जिस तरीके की स्थितियां हैं, हम कहने में मुझे गुरेज नहीं है कि हम स्टैंड नहीं करते हैं। आप खुद भी देख लीजिए एक बार परसेंटेज के हमारे यहाँ से कितने बच्चे जो टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में है वहां पर जा रहे हैं, कितने बच्चे हमारे टेक्निकल एजुकेशंस में जा रहे हैं। और सिर्फ पूरे इंडिया की मैं ये बात करता हूँ। जब आप कभी ग्लोबल रैंकिंग में जब QRF में वगैरह में जब जाएंगे आप वहां पर देख लेंगे QS रैंकिंग में हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो इसीलिए ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर आज के 20 साल पहले अगर मान लीजिए कि हमें जब अपने यहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी कि हमें ब्लैक बोर्ड लगवाना था, तो आज हमें ये जरूरत है कि हम स्मार्ट बोर्ड लगाएं। कल को हो सकता है कि 5 साल बाद हमें अपने यहाँ AI ML पढ़ाना पड़ेगा, बेसिक एजुकेशन में हमें पढ़ाना पड़ेगा कि हमारे बच्चे समझ सके कि आर्टिफिशियल या फिर मशीन लर्निंग किस तरीके से काम करता है। रोबोटिक्स पे हमें काम करवाना पड़ेगा। फिर आप उस समय ये नहीं कहेंगे कि नहीं हमारे यहाँ मिड डे मील नहीं बन रहा है। ये देखिए मिड डे मील वाली बात ना कम से कम आप 25 साल पहले कर रहे होते तो मुझे लगता है कि हम उस पर बात करें तो ठीक है। आज की चुनौतियां कुछ और हैं। हम ये इससे तिश्री नहीं कर सकते हैं कि नहीं हमने इतना कर दिया फिर अब हमारा कोई ऐसा काम नहीं है। ठीक बात। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी की पूरी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक कि इस पे हम हमेशा सतत रूप से ध्यान नहीं देंगे, हमने अगर ये कह दिया कि हमारा बजट परसेंट 7% कहीं पर केंद्र में या 13% कहीं स्टेट में आ रहा है तो फिर उससे नहीं चलेगा। आपको कंटिन्यू इसलिए मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और 2 शब्द आपने अच्छे बोले, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यही बात है कि कोई इसे नहीं लेना चाहता है। पूजा जी, मलिक साहब कह रहे थे कि मुख्यमंत्री खुद संज्ञान ले रहे हैं। हालांकि सवाल उनसे बनता था, लेकिन मैं बतौर विपक्ष आपसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या अब एक मुख्यमंत्री को इन सारी चीजों के लिए भी पर्सनली संज्ञान लेने की आवश्यकता होती है? शिक्षा मंत्री किस लिए हैं, सचिव किस लिए हैं? वो क्या ऑर्डर्स ही लेंगे सिर्फ, या अपने तरफ से भी कुछ करने की कोशिश करेंगे? देखिए कुणाल जी, ये सिर्फ और सिर्फ जो अपनी खामियां है ना उनको छुपाने का तरीका है कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी स्वतः संज्ञान ले रहे हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे संज्ञान ले लिया है, ताकि ये बस शो किया जा सके कि ये मामला जो है अब सॉर्ट आउट होगा। और आप देखेंगे कि तो आप बता दीजिए ऐसा कौन सा मामला रहा है शिक्षा से रिलेटेड या शिक्षा में नौकरियों से रिलेटेड जिसको शॉर्ट आउट किया गया। भाजपा के प्रवक्ता चले गए, वरना हम उनको वाया डिस्ट्रिक्ट और वाया स्कूल नेम बताते चले जाते कि कहाँ पे एक शिक्षक है, कहाँ पे 2 शिक्षक है, कहाँ पे एक भी शिक्षक नहीं है, सिर्फ एक शिक्षा मित्र के सहारे पे स्कूल चल रहा है। उनको जानकारी नहीं है कि शायद मैं मिनिस्ट्री ऑफ इलाहाबाद के छात्रसंघ से निकल के आती हूँ, जो कि हब है जहाँ पे जो बच्चे आकर के तैयारियां ही करते हैं, तो उनकी पूरी जो है डाटा रखा हुआ सरकार के अवेलेबल डाटा हैं। अगर उन पे वर्क कर लेना तो ये जो आपको कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं एग्री करूंगी जिससे पहले जो प्रवक्ता कह रहे थे कि एजुकेशन में जो डेवलपमेंट है वो शाश्वत है, हम कम्पीट कर रहे हैं वर्ल्ड के साथ में, एट द सेम टाइम नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है। कहाँ 2G आया, कहाँ 5G आया, AI कब आया है और कितना एडवांस हो रखा हुआ है, हम उससे कम्पीट करने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी हम एजुकेशन पे NEP ही नहीं लागू कर पाए हुए हैं हर जगहों पर। और बात करें कहाँ छोड़ा गया था, जब जो है पेड़ के नीचे पढ़ाने का कल्चर हुआ करता था तो पेड़ के नीचे पढ़ाना जरूरी था, जब टाट की व्यवस्था करनी जरूरी थी तब टाट की व्यवस्था जरूरी थी। और अगर आज हमें ऐसे टूल की जरूरत है जब इतना एडवांस हो चुके हुए हैं तो उसकी भी वो नेसेसिटी है, वो नेसेसिटी आपको करनी पड़ेगी। आप इससे नहीं भाग सकते हैं कि नहीं ये जो है अब हम स्कूलों की चेकिंग करेंगे। क्या UGC क्या कर रहा था, आपका शिक्षा विभाग क्या कर रहा है, अगर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जब ये तो कर ही रहे हैं ना, इनके कुछ कार्यभार यही है। आपने गलत क्या किया, आपने वहां पे लाठीचार्ज कराया। जब वहां पे छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे तो आपका जो कार्यभार बनता था वो छात्रों से मिलना बनता था कि वहां पे क्यों प्रोटेस्ट करो, आपकी क्या समस्या है, अगर उनकी समस्याएं सही थी तो उसको ले जा करके फॉरवर्ड करना था, केंद्र तक जाना था, UGC तक जाना था कि इसकी मान्यता रद्द करिए अगर ये गलत तरीके से कर रहा है। तो वो आपने नहीं किया। अब आप जो कॉलेजेस की जांच करेंगे, गजब बात करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। नहीं, बात तो गजब हो रही है। अब कुछ गजब हो भी तब भी चीजें समझ में आई। बातें तो गजब होती हैं लेकिन शिक्षा व्यवस्था में गजब कुछ हो नहीं पाता। यही विडंबना है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए।
इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुक्रिया मलिक साहब का भी। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।